नमस्ते दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता में। दोस्तों, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सौजन्य से आर्य संदेश टीवी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए एक विशेष ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से बच्चों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, हमने सभी प्रतियोगियों को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम वर्ग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का तथा दूसरा वर्ग 13 वर्ष से 18 वर्ष का रहा। चलिए बिना कुछ देर किए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और देखते हैं राष्ट्रभक्ति पर आधारित बच्चों के भाषण की मनमोहक प्रस्तुतियां को। अभी कुछ दिनों में हम सब अपने देश का सबसे बड़ा त्योहार मनाएंगे। वो त्योहार है आज़ादी का। आज मैं राष्ट्रभक्ति कैसे करें पर अपने बातों को बताऊंगा। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी सबसे प्यारा है, वो भारत देश हमारा है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है राष्ट्रभक्ति का। मैं उस प्रथम घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो 1857 में हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से योद्धाओं और क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशों की नींद उड़ा दी। 1857 का विद्रोह हमें राष्ट्रभक्ति की प्रथम झलक को दर्शाता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, लियाकत अली इलाहाबाद से, नाना साहेब कानपुर से और कुंवर सिंह बिहार से इत्यादि लोगों ने अलग अलग जगहों से अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति को दर्शाया है। राष्ट्रभक्ति की दूसरी झलक 1917 में गांधी जी द्वारा की गई सविनय अवज्ञा, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उससे शुरू होकर 15 अगस्त 1947 तक दिखता है, जिसमें ब्रिटिशों के खिलाफ आक्रोश में जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों ने अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की परिभाषा दी है। भले आज 1947 की परिस्थिति नहीं, लेकिन हमें राष्ट्रभक्ति का मतलब पता है कि राष्ट्रभक्ति से बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। जिस प्रकार सैनिक भारत की सीमाओं पर रहकर अपना कर्तव्य एक प्रहरी बन निभाते हैं, उसी प्रकार अपने देश के अंदर हमें भी एक प्रहरी बनना होगा। आज के समय में हमारे देश में सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान लाया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि यह हम देशवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद भी अलग अलग जगहों पर कूड़ा कचरा नजर आता है। क्या ये राष्ट्रभक्ति है? मेरे विचार से तो नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास को देखें तो लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, केवल अपने राष्ट्र के लिए। और हमें अपने राष्ट्र को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों को चलाना पड़ रहा है। हमें अपनी राष्ट्रभक्ति को जागृत करना होगा, जिसके लिए हमें अपने देश को साफ कर साथ में अपने देश की संपत्ति को सम्मान करके एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहकर अपनी राष्ट्रभक्ति करनी होगी। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। इतनी सी बात हवाओं में बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 15 अगस्त हम सभी भारतीयों के लिए एक खास दिवस है, क्योंकि 200 वर्षों से भी अधिक सालों बाद भारत को इसी दिन वर्ष 1947 को आजादी मिली थी। आजादी की लड़ाई में अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया। इन महापुरुषों
बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, तात्या टोपे जैसे अनेक नाम शामिल हैं। आजादी से पहले देश में ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों का खूब शोषण किया जाता था। ना चाहते हुए भी उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे निर्ममता से सजा दी जाती थी। हमारे देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान गंवाकर इस देश को आजाद कराया था। अब ये हमारा धर्म है कि राष्ट्र की रक्षा कर अपने देश को और आगे बढ़ाएं और सदैव अपने मन में देश प्रेम की भावना को जीवित रखें। धर्म जाति की संकीर्णता से हटकर देश के विकास को महत्व देते हुए आगे बढ़ते हुए जाएं। सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, जिससे हमें सभी को परिचित कराना होगा। राष्ट्र से बढ़कर कोई धर्म नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रभक्ति होती क्या है? इसका अर्थ यह है कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर तन, मन और धन से अपने देश के प्रति समर्पित होना। हमारी फौज तो सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रही है, मगर हमारा युवा वर्ग तो फेसबुक, टिकटॉक और वीडियो गेम में व्यस्त है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या केवल वर्दी पहनकर सीमा पर तैनात रहना, देश का नेता बनना या पुलिस बनना ही राष्ट्रभक्ति कहलाता है? नहीं। देश की भक्ति केवल वर्दी पहनने से नहीं निभाई जा सकती। देश को साफ सुथरा रखना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश के नागरिकों से भाईचारे की भावना रखना आदि जैसे छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करना भी राष्ट्रभक्ति कहलाता है। जैसे ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाना ही नहीं, बल्कि उनके कहे गए उपदेशों का पालन करना भी होता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रभक्ति भी अपने कर्तव्यों से संभव बनाई जा सकती है तथा राष्ट्रभक्ति की भावना खास तौर पर युवाओं के हृदय में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है। परंतु यदि हम वर्तमान समय में युवाओं की बात करें तो कहीं न कहीं हमारा युवा वर्ग अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रभक्ति की जा सकती है। पहला, सर्वप्रथम स्वदेशी खरीदे व स्वदेशी पहने। सब सामान भारत में बनना संभव नहीं। कई सामान चीन व अन्य देश से भी आते हैं। फिर भी जितना हो सके उतने अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। अपने आसपास के प्राकृतिक जल स्रोतों व पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। सरकार क्या कर रही है या क्या कर सकते हैं, यह तो बहस करने का अच्छा मुद्दा हो सकता है, मगर बहस करके हम या आप अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। यह कार्य स्वयं करने के साथ साथ अपनों को भी इसमें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्तमान युग में सोशल मीडिया लोगों को जागरूक करने व उनके मानसिकता को बदलने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। तो एक राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम भड़काऊ व हिंसा फैलाने वाले कोई भी मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। अगला, देश के प्रतिनिधि का चुनाव योग्यता के अनुसार करें, ना कि धर्म जाति या बिरादरी के हिसाब पर। संभव हो तो हर महीने एक अच्छी किताब पढ़ें। खुद को शिक्षित बनाकर अपनी योग्यता को देश के प्रति समर्पित करें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, देश के प्रति ईमानदार व वफादार होना भी राष्ट्रभक्ति कहलाती है। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हजारों कोसों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कोविड से बचाव का किया उपाय सारा, कोविड से बचाव का किया उपाय सारा, सामाजिक दूरी रखते हुए निभाया भाईचारा, सामाजिक दूरी रखते हुए निभाया भाईचारा। किसके घर में जला न चूल्हा रखा हमने हिसाब, किसके घर में जला न चूल्हा रखा हमने हिसाब। राशन दिया और हंस के बोला हौसला रखिए जनाब, राशन दिया और हंस के बोला हौसला रखिए जनाब। महामारी के दौरान सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना, देशवासियों का ख्याल रखना, यह देखना कि सबको 2 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं, क्या है? राष्ट्रभक्ति ही तो है।
कहीं नल खुला है, पानी की बर्बादी हो रही है, उसे रोकना राष्ट्रभक्ति है। फालतू की इलेक्ट्रिसिटी खर्च न करना राष्ट्रभक्ति है। इधर उधर कूड़ा न फेंकना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अनुरूप कूड़ा का निराकरण करना राष्ट्रभक्ति है। अशिक्षित को शिक्षित करना राष्ट्रभक्ति है। हर वह काम राष्ट्रभक्ति है जिससे हमारा देश सुदृढ़, सबल और विकसित हो। हम जब भी कोई चीज़ खरीदें तो बिल अवश्य लें, समय पर टैक्स भरें, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। अगर कोई ना देख रहा हो तब भी गलत काम ना करें। महान सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। अतः हम प्रदूषण ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, पेड़ ना काटें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ऑफिस समय पर जाएं और देश की विकास में योगदान देते रहना ही राष्ट्रभक्ति है। जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देशभक्त हों, वहाँ हर समस्या का निवारण भली भांति हो जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे सैनिकों को चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश और ठिठुरती सर्दी में भी सरहद पर डटे रहने की प्रेरणा देती है? वो है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की शक्ति। राष्ट्र प्रेम की भावना के आगे सारी भावनाएं फीकी हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां दोहराने का मन करता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही देशभक्तों के बलिदानों के बारे में बताते रहना चाहिए। जन जन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, करुणा, गौरव और श्रद्धा की भावना उत्पन्न करना ही राष्ट्रभक्ति है। अंत में मैं दिनकर जी की चंद पंक्तियों से अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट करती हूँ कि हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, देंगे जान नहीं ईमान, तन मन धन तुम पर कुर्बान, तन मन धन तुम पर कुर्बान, तन मन धन तुम पर कुर्बान। जय हिंद। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी, अब हमारा क्रोध देखिए। यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी आने वाले कल के लिए। बंदूक बड़ी बेवफा होती है, कब किधर मोड़े कोई भरोसा नहीं। कारतूस में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल करना पाप है। किसी भी धर्म के लोगों को गोमांस खाना एक पाप है, और यदि वह हिंदू है तो ये सबसे बड़ा कलंक भी है। हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई एक चिंगारी है जो भविष्य में विकराल रूप लेगी। मारो फिरंगी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंसे हुए थे तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ गए थे और उनके वंदे मातरम के नारों में से खून में आने वाला 5-5 डिग्रियों का तूफान अंग्रेजी शाहों की जड़ों में तूफान दे देता। 62-33 में सुहाग देने वाली महिला जब घर के ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हालों की लंगोटी गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं जिस जिस्म की कितनी गोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है,
आपके लिए तो एक आदमी मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर भेज देती है दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने। एक माँ अपने बेटे को भेज देती है सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने। फिर पत्र लिख के भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, मेरे पुत्र ना घबराना तुम, एक भी इंच पीछे ना हटना तुम, भले ही इंच इंच कर जाना तुम। जय हिंद। देश, हम भारत माता की जय बोलने से ही देशभक्ति नहीं बनता है, तो फिर किसे देशभक्ति बोलता है? जो प्रोडक्ट हमारे देश में ही तैयार होता है, जो प्रोडक्ट हमारे देशवासियों ने तैयार करते हैं, हम उसे इस्तेमाल करके दूसरे से इस्तेमाल करवाने से और हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारा किसान के जीवन में खुशहाली आएगा और छोटे छोटे काम करने वाले कभी भूखे नहीं सोएंगे और ऐसे हमारा देश हार्दिक रूप से मजबूत बनेगा। अगर हमारा देश हार्दिक रूप से मजबूत बनेगा तो फिर एक बार हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमारा तेलुगु महान कवि गुरुजाड़ा अप्पाराव ने बोला है कि देशमंटे मट्टी कादो देशमंटे मनुष्युलो, यानी हम देश के कुछ काम आए। राष्ट्र यानी पत्थर, मिट्टी, कंकर यही नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की काम आए। लेकिन हम एक दूसरे की काम कैसे आए? जो हमारे देश ने बनाया है, जो प्रोडक्ट हमारे देशवासियों ने बनाया है, उसे हम खरीद कर हम उनको काम आएंगे और वो भी हमको काम आएगा। ऐसे एक दूसरे की मदद करके राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति यानी सिर्फ जय जयकार की नारेबाजी नहीं है, हम हमारा देश की संस्कृति को अपनाना, हमारा वेशभूष को दुनिया में पहचान करवाना है। इसलिए हमारा देश की सच्ची इतिहास को पढ़ना, पढ़ाना, प्रसार प्रचार करवाना हमारा कर्तव्य है। वोकल फॉर लोकल। भारत माता की जय। कि आज़ादी की सही कीमत वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत देश में पैदा हुए हैं। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु वर्षाल रूप धारण करके 1947 में भारत देश को आज़ाद कराती है। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया करता था और लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, सूली चढ़ जाते थे। इस प्रकार वो अपनी देशभक्ति प्रकट किया करते थे और उस समय की ये देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। परंतु जो महिलाएं युद्धों में अपना सुहाग गंवा देती थीं, जिनके घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजने से कतराती नहीं थी। दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए सरहद पर भेज दिया करती थी और पत्र लिखवा कर भेजती थी। कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, एक इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति प्रकट किया करता था।
तब देश बलिदान मांगता था, तब देश सूली चढ़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था। परंतु आज देश ये नहीं कहता। आज जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करता है और देश के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, जिम्मेदारियों को समझता है और भारतीय संविधान के तहत अपना जीवन यापन करता है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है, वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक आदि पर 3 रंगों में डीपी लगा देना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। यदि आप ये कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से राष्ट्रभक्ति प्रकट होती है, तो फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उससे ऐसा करवा रही होती है। क्योंकि ये न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। ये पेट की भूख है साहब, ये भूख के निवालों को जानते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखता है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है, वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और ज़रूरी नहीं कि सीमा पर जाकर ही, सीमा सुरक्षा कर ही हम अपनी राष्ट्रभक्ति प्रकट करें। नहीं, देश के अंदर रहकर भी राष्ट्रभक्ति प्रकट की जा सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, एक सच्ची देशभक्ति वह होती है जो देश के प्रति हमेशा जागरूक रहे और जहाँ पे भी गलत, जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, वहाँ पे अपने आवाज़ को बुलंद करे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें 3 पद मिला है, एक नागरिक, एक भारतीय और एक देशभक्त। ये तीनों पद न बेहद ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन जब बात आती है देशभक्त की तो इसके अंदर एक नया ही उम्मीद जाग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक सच्ची देशभक्ति वह होती है जो गाना बजा के नहीं, जो देशभक्ति गाना बजा कर नहीं, गाना गा कर नहीं, उस गाना पे अमल करना भी, उस गाना को समझना भी, साथ ही साथ अपने जीवन में लाना भी, यह एक सच्ची देशभक्ति होती है। मैंने उस दिन बहुत सारे झंडे फहरा दिए, लेकिन मैंने उस झंडे का मतलब ही नहीं जाना। मैंने जाना ही नहीं कि इस आज़ादी दिलाने के लिए कितने सारे देशभक्तों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। लेकिन आज के जो युवा हैं, अगर देश के प्रति कोई कार्य संभालने की बात आए, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है ये क्या देशभक्ति है? लेकिन देशभक्ति अब कैसे करें? मान लीजिए आप जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ बहुत कचरा फेंका हुआ है, बहुत गंदगी है, और आप सिर्फ देख रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ रुमाल से अपने मुंह को ढक लेना और कुछ करना ही नहीं। क्या ये देशभक्ति हुआ? ये देशभक्ति है ही नहीं। देशभक्ति वो होती है जो देश के प्रति, अगर कहेंगे गंदगी फैली हुई है तो मुझे अपने नाकों को बंद नहीं, लोगों को समझाना है कि आपने अगर स्वयं को देशभक्त कहा है तो आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि देश के प्रति आप अपना कुछ योगदान दें। अगर मान लीजिए वो गंदगी फैला हुआ है, अगर उस गंदगी से हमें कई सारी बीमारी भी हो सकती है, उस गंदगी से दूर नहीं, उस गंदगी को हमें सबको मिलकर मिटाना है। ये होती सच्ची देशभक्ति। कोई गिरा हुआ मैं उसको देख के हंस रही हूँ, क्या ये देशभक्ति हुआ? हम लोग ऐसे करेंगे देशभक्ति? हम लोग उसको उठाएंगे और कहेंगे एक कदम और चलो ना, और रास्ता खुलते जाएगा। ये होती है देशभक्ति। बेईमानी से किसी का पैसा हड़प लेना, क्या ये देशभक्ति हुआ? ये तो पूर्ण रूप से अपराध हुआ। कुछ पैसे ईमानदारी से अपनाकर किसी दूसरे का पेट भर देना, ये एक सच्ची देशभक्ति हुआ। उसके साथ ही साथ अगर कहीं पे गलत हो रहा है, किसी का घर उजड़ रहा है, किसी के साथ गंदा हरकत हो रहा है, तो हम अपने आंखों को बंद नहीं, जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। बुरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है तो आपके अंदर सकारात्मक सोच को अपनाकर उस काम को हमें मिटाना है। ये होता है सच्ची देशभक्ति। ऐसे हम लोग देशभक्ति कर सकते हैं।
लोगों के प्रति हमेशा जागरूकता लाना। व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया, तुरंत सबको फॉरवर्ड कर देना। क्या ये देशभक्ति हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उस मैसेज को जानना, लोगों को बताना, तुरंत आया ऐसे भेज देना, क्या ये देशभक्ति हुआ? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वह होती है जिसमें आप क्या कीजिए, अपने साथ ही साथ अपने भारत के निवासियों के प्रति हमेशा सदाचार का विचार रखिए। ऐसी होती है देशभक्ति। लेकिन अब समस्या आती है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अगर आप अच्छाई की शुरुआत सबसे पहले अपने समाज से कीजिएगा ना, तो ये जरूर से जरूर सफल होगा। मातृभूमि की सीमाओं के भीतर विभिन्न भाषाओं, वेशभूषाओं, रीति रिवाजों, नियमों कानूनों, प्राकृतिक नदियों, वन क्षेत्र तथा वन जीवन को एक सूत्र में पिरोकर बनता है जो परिवेश, उसे कहते हैं मेरा प्यारा भारत देश। काशी, कौशल, मगध, कुरुक्षेत्र, कलिंग, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, इन सभी प्रांतों की गौरव गाथा को संजोए हुए बनता है हमारा महान राष्ट्र भारतवर्ष। अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना कहलाती है देशभक्ति। अपने राष्ट्र के सामाजिक परिवेश को स्वच्छ व सबल बनाए रखना है राष्ट्रभक्ति। सभी नागरिकों के प्रति आदर विश्वास की भावना रखना है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति का प्रथम चरण है अपने राष्ट्र को समझना, उसकी सीमाओं, उसकी धरोहर, उसकी संपदा, उसकी विविधता, उसके नियमों कानूनों को समझना और उनका पालन करना है राष्ट्रभक्ति। अपने मूल अधिकारों को समझना और मूल कर्तव्यों का पालन करना है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति के लिए हमें दूर जाना आवश्यक नहीं, अपने आसपास के सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरण का ध्यान रखना भी है राष्ट्रभक्ति। कहीं कुछ गलत होता देखें तो पुलिस प्रशासन को सूचित करना भी है राष्ट्रभक्ति। नदियों तालाबों में कूड़ा ना फेंककर उसे अपने निर्धारित स्थान में डालना भी है राष्ट्रभक्ति। किसी भूखे को खाना खिलाना तथा भूले को रास्ता दिखाना भी है राष्ट्रभक्ति। न रिश्वत दें न रिश्वत लें तो ये भी है राष्ट्रभक्ति। सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखना तथा यथासंभव कुछ पेड़ पौधे लगाना भी है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना तथा राष्ट्रध्वज की मर्यादा बनाए रखना भी है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना तथा स्मारकों को सजीला बनाए रखना भी है राष्ट्रभक्ति। शासन द्वारा लगाए गए सभी करों का सत्यनिष्ठा से भुगतान करना भी है राष्ट्रभक्ति। जब बात हो राष्ट्रहित की तो अपने सभी सामाजिक, निजी और पारिवारिक हितों से उसे ऊपर रखकर सर्वस्व बलिदान करने की भावना रखना भी है राष्ट्रभक्ति। हम सभी ये बातें ध्यान रखें, अपने आचरण में ढालें और बाकियों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करें, तो यही है राष्ट्रभक्ति। जय हिंद। आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मनाते आए हैं, लेकिन इस आजादी के लिए हमने क्या खोया है ये हम भुला नहीं सकते। आज की आजादी हमें कई बलिदानों से मिली है। हमारा तिरंगा जब आसमान की ऊंचाइयों को छू कर लहराता है तब हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है और हमें इस तिरंगे का सदा सम्मान करना चाहिए कि रहे तिरंगा सदा ऊंचा, बात है ये सम्मान की, वंदे मातरम हर दिल के अरमान की, राणा शिवाजी एवं भगत सिंह जैसे वीरों के बलिदान की, सदा सलामत रही ये धरती और ये जाति हिंदुस्तान की। यह धरती, यह भारत जो कि कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, इस देश पर हमेशा दुश्मनों की बुरी नजर रही है। जब भी मौका मिला गया इसे लूटा गया। कभी मुगलों ने हमला किया तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। गुलामी की इन जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए खून बहे, लड़ाइयाँ लड़ी गई, सीने पर गोली खाई गई। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अरे हमारी तो परंपरा है कि अगर घर में दुश्मन भी आ जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी यही परंपरा है, जो भी घर आता है वह हमारी जान बन जाता है। हमारी सभ्यता में ही हमारी परंपरा की पहचान है और परंपरा ये कि घर आया वह मेहमान बनता है और हमारे इसी भोलेपन और अपनेपन ने हमें नुकसान पहुंचाया। दोस्तों को दोस्त की तरह मिले, अगर दोस्त के पीछे कोई लुटेरा या दुश्मन बनकर बैठा तो उसके नापाक इरादे पर कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ये धरती पर तो दुश्मन सारे उठे, वंदे मातरम हर दिल से ये आवाज उठे।
कहीं कहानियां सुनाई जाए भारत के वीर सपूतों की, तो देश के त्योहारों पर अपना भी नाम आए। कौन करे कुर्बानी बताओ, कौन देश के काम आए। आखिर हमारे हिस्से में कभी तो ये दीवानी शाम आए। हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अनगिनत माँ के लाडलों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी कर दी, और आज भी सरहद पर हमारे नौजवान भाई हमारी रक्षा के लिए हरदम खड़े हैं, और हमें हर कदम पर इनका साथ देना है। वतन के बागबान बनकर हम रक्षा करेंगे, आग पर मुसीबत तो सबसे पहले सफर हम करेंगे। फूलों से सींचा है जिस तुलसिता को, फूलों समान हरदम रक्षा करेंगे। देशभक्ति का मन में भाव रखना, हो पर सदा इनकलाब रखना, और थरा उठे दुश्मन का सीना, अपने चेहरे पर ये आब रखना। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक साथ मिलकर बोले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देश के लिए प्यार और हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो उत्साह होता है वह देशभक्ति कहलाता है। एक सच्चा देशभक्त वह है जो अपने देश की स्थिति सुधारने में जितना हो सके उतनी कड़ी मेहनत कर अपना पूर्ण योगदान देता है। एक सच्चा देशभक्त न केवल अपने देश के निर्माण की दिशा में काम करता है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन याद रखें कि अपने देश और उनके लोगों से प्यार करना अच्छा है, परंतु इससे आपको किसी विशेष विचार या विचारधारा से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको इसका अधिकार मिलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपका देशभक्तिपूर्ण उत्साह उस रेखा का उल्लंघन न करे जो आपको कट्टरता या उग्रवाद की ओर अग्रसर कराता है। देशभक्ति में घृणा या अस्वस्थता के लिए कोई स्थान नहीं है। अतीत में हमारे देश में कई देशभक्त थे और आज भी बहुत से देशभक्त मौजूद हैं। हालांकि भारत के लोगों के बीच देशभक्ति की भावना विशेष रूप से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देखी गई थी। समय के साथ देशभक्ति की भावना लुप्त हो रही है और इन दिनों युवा पीढ़ी में यह भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने जीवन में ही उलझे रहते हैं। वे अत्यधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं। स्वार्थी होने के कारण लोग अब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, परंतु देशभक्ति निस्वार्थ भावना के साथ करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद में ही परेशान रहता है और खुद को ही महत्व देता है वह कभी एक देशभक्त नहीं हो सकता। इन दिनों बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भी लोगों को स्वार्थी बनाने में अपना बहुत योगदान दिया है। प्रत्येक व्यक्ति पैसे कमाने में व्यस्त है ताकि वह अपने जीवन को और आरामदायक तथा उसके आसपास के लोगों के तुलना में अधिक बेहतर बना सके। ऐसी परिस्थिति में किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए शायद ही उनके पास समय हो। लोगों ने देश के प्रति प्रेम तथा उसकी सेवा जैसी भावनाओं को तो लगभग भुला ही दिया है। देश के सुधार और विकास की दिशा में योगदान करने के बजाय युवा अब बेहतर जीवन शैली की तलाश में अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं। अगर लोगों की मानसिकता लगभग 100 साल पहले भी इसी तरह होती तो वे कभी एकजुट नहीं हो पाते और देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ते। वो उस स्थिति में केवल अपनी स्वार्थी आदर्शों की ही खोज कर रहे होते। देशभक्तों से भरा देश निश्चित रूप से उस स्थान की तुलना में रहने योग्य एक बेहतर जगह बन जाता है जहां लोग धर्म, जाति, पंथ और अन्य मुद्दों के नाम पर सदैव एक दूसरे से लड़ा करते हैं। वह जगह जहां लोगों के पास कम स्वार्थ होंगे वहां निश्चित रूप से कम संघर्ष होगा तथा उनके अंदर देशभक्ति का गुण विकसित होगा। जब हर कोई राष्ट्र को हर पहलू से मजबूत बनाने की दिशा में समर्पित होता है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो देश को आगे बढ़ने से या विकसित होने से रोके। देशभक्त देश के लक्ष्य तथा उसके सुधार के लिए काम करते हैं। अगर हर किसी में देशभक्ति की भावना है और वह अपने व्यक्तिगत हित को संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचता तो निश्चित रूप से इससे देश को लाभ होता है। इस बात का निष्कर्ष यह है कि हम देशभक्ति को मुख्य रूप से देश और उसके नागरिकों की सेवा करने के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। यह एकजुट रहने तथा देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक सच्चा देशभक्त बिना किसी व्यक्तिगत रुचि के अपने देश की प्रगति और विकास के लिए निस्वार्थ रूप से काम करता है और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में गर्व महसूस करता है। एक देशभक्त वह होता है जो अपने देश की आज़ादी और शांति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनके अंदर देशभक्ति की भावना
पैदा करनी चाहिए। स्कूलों तथा कॉलेजों में भी बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान की भावना को स्थापित करना चाहिए। कई संस्थान 15 अगस्त और 26 जनवरी को समारोह एवं कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनमें देशभक्ति गीत गाए जाते हैं और इस दौरान देशभक्ति की भावना आसपास के पूरे देश को घेरे रहती है। लेकिन क्या यह असली देशभक्ति है? नहीं, ऐसा वातावरण सामान्य रूप से सदैव होना चाहिए, न कि केवल इन विशेष तिथियों के आसपास ही। तभी जाके ये भावनाएं हमेशा के लिए हर नागरिक के दिल में बैठ जाएंगी। कोई व्यक्ति अगर इस भाव से देश के हित में सदैव कार्य करेगा तो वह देशभक्त कहलाएगा। अगर देश का हर व्यक्ति यह समझ जाएगा और देश के प्रति समर्पित रहेगा तो हर दिन 15 अगस्त होगा, देश का भविष्य सुरक्षित होगा और हर व्यक्ति सम्मान करने योग्य होगा। अंत में देश के बहादुर वीरों को सलाम करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगी। जय हिंद, धन्यवाद। आज इतिहास का वह दिवस है जब हमें अंग्रेजों से 200 साल बाद आज़ादी मिली थी। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे को बड़े ही शान से फहराते हैं, परंतु साल में सिर्फ 2 बार तिरंगा फहराने से हमारी देशभक्ति साबित नहीं हो जाती। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं। इसके बावजूद आज हमारा देश गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। क्षेत्रफल में हमारे देश का 7वां स्थान है तथा जनसंख्या में दूसरा। फिर मानव विकास में हमारा देश 129वें स्थान पर क्यों? हमारे देश की मिट्टी इतनी संपन्न तथा उर्वरक है कि जिसमें अनेक प्रकार के फसल पाए जाते हैं। इस उन्नत विज्ञान के बावजूद हम अपने वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करते। हम बहुत सी वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। इसलिए आज हमारा देश स्वतंत्र तो है परंतु विकसित नहीं। इन सभी का कारण हम देश के नागरिक हैं। हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करते। हम सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करते हैं। सड़कों पर जहां तहां गंदगी फैलाते हैं। यह हमारी देशभक्ति को नहीं, मूर्खता को दर्शाता है। हमारी संस्कृति में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, जिसे शोध कर बहुत से देशों ने अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त किया है, परंतु हम उन शास्त्रों के प्रति अपना तनिक भी रुझान नहीं दिखाते। आज हम विमान, परमाणु विज्ञान और आधुनिकतावाद की कपोल कल्पना करते हैं और दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश और उसकी संस्कृति से प्रेम करता है और उसके निर्माण के लिए कुछ भी कर सकता हो। एक तरफ उदाहरण स्वरूप लिया जाए तो धरती को वृत्त की परिधि, पाई, धरती की घूर्णन एवं धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे आर्यभट्ट ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था। हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसे आज़ाद कराने में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महारानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महारानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। अगर वे लोग भी हमारी तरह ही सोच रखते तो हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। भारत के अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता दिवस की तिथि 15 अगस्त को ही क्यों रखी गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसका आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक कारण है। 15 1 और 5 से मिलकर बना है, जो बताता है कि 5 तत्वों से बना शरीर का एकमात्र कर्तव्य मानव उन्नति, सद्भाव तथा सेवा है। यदि हम 5 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, जो भारत की 6 ऋतुओं को दर्शाता है। अगस्त 8वां महीना है जो 8 दिशाओं को दर्शाता है, अर्थात सभी ओर से पूर्ण समृद्धि को दर्शाता है, जिसे भारत के महान वैज्ञानिक भामा शाह के कहने पर 15 अगस्त की तिथि को स्वतंत्रता दिवस का निर्णय लिया गया। हमें एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी बनने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें उनके जैसी संघर्ष करने की आवश्यकता है।
हमें तो केवल अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है। तो आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम सब साथ मिलकर एक सुंदर, समृद्ध और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम भारत माता के उन वीर सपूतों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम साथ मिलकर तन, मन और धन से अपने दायित्व का पालन करें और एक सच्चा देशभक्त कहलाने के हकदार बने तथा भारत माता के चरणों में अपना योगदान समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। कुछ दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया, कुछ दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। देशभक्ति एक ऐसी शुद्ध भावना है जिसे आप अपने सिर्फ हृदय से महसूस कर सकते हैं। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है कि देशभक्ति ये होती है या वो होती है। अगर आपको देशभक्ति समझनी है तो उस गोली से पूछिए जो एक शहीद के छाती में उतरने से पहले रोई होगी। उस शहीद से पूछिए जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा खो गया। उस विधवा से पूछिए जिसका सुहाग उजड़ गया। और उस बहन से पूछिए जिसकी राखी कहीं खो गई। अगर आप देशभक्ति सोचते हैं कि देशभक्ति केवल सीमा पे जाकर हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा पे जाएं तभी देशभक्ति कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने देश में रहकर, अपने घर में रह के अपने देश के अंदर के पाप, दुराचार, अत्याचार को मिटा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके आप अपने देश में सुधार ला पाएंगे। अरे लेकिन हम तो वो लोग हैं जो कि 500 रुपये दे के ट्रेन की सीट पर सो के जाना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो ट्रैफिक में रिश्वत दे के निकलना चाहते हैं। और हम वो लोग हैं जो सड़क पे देखे पाप, अत्याचार को देखे उसको सुधारना नहीं, उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो सिर्फ ये सोचते हैं कि देश को सुधारने का ठेका कि हमारा है, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। जब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो अगर आप अपने अंदर खुद सुधार लाएंगे तो आप पहले आपका घर सुधरेगा, फिर आपकी कॉलोनी सुधरेगी और फिर धीरे धीरे करके आपका समाज सुधरेगा। तो एक कविता और कहना चाहूँगी कि बिना मौसम हृदय से किल को कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किल से कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण भक्त हैं ये राम जी के, जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये, जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। ये मैं उन देशद्रोहियों के लिए कहूँगी जो चंद पैसों के लिए अपने देश को कुर्बान कर देते, बेच देते हैं। मैं ये पूछती हूँ कि इतने ये उनके लिए ये पैसे इतने ज़्यादा कीमती है कि वो अपने देश को बेचना चाहते हैं। अगर वो अपने देश के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनको कोई हक नहीं है कि वो अपने देश के साथ बुरा करें। और एक वाक़या जब मुझे याद आ रहा है कि लोहा और सोने के बीच में बातचीत शुरू हुई, तो लोहा कहता है कि तुझे जब पीटा जाता है तो तू इतना सोना पूछता है कि जब तुझे पीटा जाता है तो इतना रोता क्यों? मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। तो लोहा का जवाब सुनिए। लोहा कहता है कि तुझे उस लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है जो तेरा कुछ नहीं लगता, और मुझे उस लोहे से पीटा जाता है जो मेरा अपना होता है, और अपने के पीटने से हर किसी को दर्द होता है। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब अपने ही देश में रहने वाला इंसान, व्यक्ति अपने खुद से पूछे, हमसे पूछे कि तेरे देश में क्या है, तो इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है जो अपने दिल को ठेस पहुंचा सके। कि मतलब जिस वतन में वो पला बड़ा, जिस उसकी रगों में जिस देश का खून दौड़ रहा है, वो उसी देश के इंसान से पूछता है कि तेरे देश में क्या खास है। अरे हमारे देश में ये खास है कि एक नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, पिता को भगवान, माँ को माँ माना जाता है, यहाँ तक कि ईश्वर से परे होते हैं माता पिता। ऐसा देश है हमारा, जहाँ ये वो देश है जिसको आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने अपनी कुर्बानी दे दी, और न जाने कितने वीर जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं।
इसीलिए अगर आपको देशभक्ति करनी है तो आप सीमा पे तो जाके करिए ही करिए, लेकिन अपने पहले समाज को सुधारिए। जो छोटे छोटे जो आप गलत काम देखते भी हैं, भले ही वो कितना से कितना छोटा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और ना कि चुप बैठिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपनी देश की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा दिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन में बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। इसीलिए जो आजादी, जो स्वाभिमान और जो गौरव हमें हमारे पुरखों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है, उसे संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी चाहिए और सच्चा देशभक्त कहलाना चाहिए। लेकिन साहब, आज भक्ति और भक्तों के बीच में देश कहीं बेहाल नजर आ रहा है। अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है कि आखिर सच्चा देशभक्त कौन है, कौन अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपनी देशभक्ति कैसे सिद्ध की जाए। क्या उन वकीलों की तरह जो पटियाला हाउस परिसर में अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए मीडिया पर हमला कर देते हैं, हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, या उन भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह जो दिन प्रतिदिन नए नए घोटाले कर अपनी देशभक्ति सिद्ध करते हैं, या फिर उन धर्म के ठेकेदारों की तरह जो अपने मजहब को एक दूसरे से ऊंचा बताने के लिए भोले भाले लोगों को बरगला कर दंगे करवाते हैं। हाथों में झंडा लेकर गली गली में भारत माता की जय का नारा लगाने से आप सच्चे देशभक्त सिद्ध नहीं हो जाएंगे। साहब, सच्चा देशभक्त कहलाने के लिए आपकी रगों में देशभक्ति का जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। लेकिन हमारी राष्ट्रभक्ति तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, अत्याचार और अस्वच्छता जैसी बुराइयां पनाह लेती रहेंगी। सिर्फ सरहद पर वर्दी पहने खड़े जवान ही सच्चे देशभक्त नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाने का हकदार है जो देश की आंतरिक बुराइयों से लड़ता है और उसे जड़ से मिटाने का प्रयास करता है। हुआ नहीं जो इतिहासों में, वो इस बरस इस बार हो। शिशुपाल के गृहस्थल पर सुदर्शन का प्रहार हो, मान सिंह सा तना है सीना, प्रताप का भाला पार हो, और बुराइयां अगर बनी है रावण तो प्रभु श्री राम का अवतार हो। तो चलिए हम सब मिलकर अपने देश की बुराइयों को जड़ से मिटाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, यह मान लेते हैं कि देश हमारा परिवार है, अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों को देते हैं, यह कोशिश करते हैं कि हमारे देश में कोई भी भूखा पेट ना सोए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाते हैं, धर्मों के नाम पर वोट मांगना और वोट देना बंद करते हैं और अपने देश को खुशहाल और स्वच्छ बनाते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश के प्रति अपनी सच्ची राष्ट्रभक्ति सिद्ध कर सकते हैं। और अंत में बस इतना कहूंगा कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, दुश्मन की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति है क्या, और उससे भी पहले राष्ट्र क्या है। राष्ट्र निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां सामान्य संस्कृति का अनुसरण करने वाले लोग रहते हैं, किंतु भारत विविध संस्कृतियों का आश्रय प्रदाता है। सिर्फ स्थानीय भाषाओं के आधार पर हम भारतवर्ष को 4 भाषाई क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में तकरीबन 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने 121 भाषाओं को मुख्य भाषाओं के रूप में भी चिन्हित किया है। कोई व्यक्ति बिहारी है तो कोई गुजराती, कोई कश्मीरी है तो कोई बंगाली, किंतु हर भारतवासी स्वयं को सर्वप्रथम एक भारतीय मानता है और यही सोच हमारे देश को एकता सूत्र में बांधती है। यही कारण है कि भारत दिन प्रतिदिन एक महान देश के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रभक्ति का अर्थ है राष्ट्रप्रेम या राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति अपनी देश की रक्षा हेतु मरने के लिए भी तैयार है वह सच्चा देशभक्त है। जैसे कि हमारे जवान जो रात दिन
दुश्मनों का बिना अपनी जान की परवाह किए निडरतापूर्वक सामना करते हैं। किंतु क्या सिर्फ हमारे भारतीय सैनिक ही सच्चे देशभक्त हैं? राष्ट्र से प्रेम करने के लिए सेना में भर्ती होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके लोग होते हैं, अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखने का अर्थ होता है अपने लोगों और अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखना और उसकी सेवा सुरक्षा करना। जो व्यक्ति पूरी निष्ठापूर्वक अपने लोगों और अपने आसपास का ख्याल रखता है वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। अब प्रश्न है कि ये कैसे किया जा सकता है? समाज सेवा और प्रकृति की रक्षा की कैसे जा सकती है? तो इसके उपाय भी कम नहीं है। गरीबों को दान देना, लोगों में ज्ञान का संचार करना, शिष्टाचार रखना, लाचार की मदद करना आदि समाज सेवा है। तो वृक्षों की रक्षा करना, हरियाली फैलाना, जलवायु को प्रदूषित होने से बचाना आदि प्रकृति के प्रति प्रेम। किंतु शुरुआत कहाँ से की जाए? सफलता के लिए एक एक कर कदम बढ़ाना सबसे सटीक उपाय माना जाता है। छोटे स्तर से बड़े स्तर तक धीरे धीरे हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति की शुरुआत भी सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्तर से होनी चाहिए। जब हम स्वयं को बेहतर बनाएंगे और अच्छे गुणों को अपनाएंगे तभी हम समाज की प्रवृत्ति में सहायक बन सकते हैं। बचपन से ही बच्चों को उनके देश के प्रति उनके कर्तव्यों से उन्हें रूबरू करवाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे यह भारत, जिसे हमने माता का दर्जा दिया है, हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। उन्हें उन शहीदों जैसे भगत सिंह, गांधी, नेताजी बोस, लाला लाजपत राय आदि के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा हेतु मार खाया, जेल गए और अंत में अपने लोगों के लिए स्वयं को बलिदान भी कर दिया और सिर्फ अपने वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित किया। अच्छी परवरिश से बच्चों का व्यक्तित्व निखरेगा और वह समाज में अपना योगदान दे सकेंगे। फिर यदि हर समाज विकास की ओर बढ़ने लगेगा तो राष्ट्र का विकसित होना तो निश्चित है। किंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं को सुख सुविधा से संपन्न करते वक्त हम समाज को हानि ना पहुंचाएं और राष्ट्र के विकास के दौरान किसी अन्य देश की सुख शांति को भंग ना करें। अहिंसा का मार्ग अपनाएं और राष्ट्र को संपूर्ण एवं समृद्ध बनाएं। अंततः यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति पूरी ईमानदारी पूर्वक भक्ति भाव रखे और उसकी सेवा करे। यदि हर राष्ट्र प्रेम का स्रोत बन जाएगा तो इस संसार को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद। भक्ति चाहे भगवान के प्रति हो या फिर माता पिता के प्रति, उसका मापदंड नहीं किया जा सकता है कि भक्ति कैसे करें, परंतु जब देश की बारी आती है तो पूरा देश एक राष्ट्र प्रेम में डूब जाता है। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन मिला है और उससे भी ज्यादा गौरव की बात है कि हम सब भारतीय हैं। प्रणाम है उस मिट्टी को जहां लोग भूखे प्यासे रहकर भी अपनी जिंदगी मौत से जूझते हुए अपनी अंतिम सांसों तक अपने वतन को आबाद रखते हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, न जाने ऐसे कितने करोड़ों सपूतों ने अपने वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम वास्तव में अंतःकरण का ही भाव है। वृक्ष, नदी, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वन, ये सब हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने देश के प्रति सच्चे तरीके से निस्वार्थ भाव से देशभक्ति करें? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे विचार से सच्ची देशभक्ति यही है कि हम सतत अपने कर्मों का, नियमों का पालन करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें और अपना सर्वस्व जीवन देश को समर्पित कर दें।
हम सब जानते हैं कि हम आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं, परंतु देशभक्तों ने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। चीन के साथ लड़ाई हो या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध, देशभक्तों ने अपनी छाप हर जगह छोड़ दी। हमारे रग रग में ही देशभक्ति है। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। प्राचीन काल ही वर्तमान काल का उदाहरण है। हमारे प्रेरणा की स्तोत्र महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान आदि हैं, और इन्हीं की राह पर चलकर हम देशभक्ति का उदाहरण दे सकते हैं। आज मेरे विचार में देशभक्ति के मायने थोड़ा और विस्तृत हो गया है। देशभक्ति वो भाववाची धर्म स्थान है जहाँ पे कोई भी जाति, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाकर वहाँ माथा टेकते हैं। हमारा देश आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सरहद पर जान देने की बारी क्यों ना हो। क्या ये नहीं है देशभक्ति? आज हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी का वैक्सीन तैयार करके पूरे देश को गर्व से ऊंचा कर दिया। यही तो है देशभक्ति। हमारा हर कर्म ऐसा हो जो देश को समर्पित हो। हम इसी धरती माता पर जन्म लिए हैं और ये धरती माता हमें निस्वार्थ भाव से अन्न जल प्रदान की है। ये हमें निस्वार्थ भाव से हर कुछ प्रदान की है, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जो करें इस राष्ट्र को समर्पित करें। हम जो करें इस राष्ट्र के लिए करें। इसमें हमारी भी भलाई है और पूरे राष्ट्र की भी भलाई है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए हमारे राष्ट्र में वीर वीरांगनाओं ने अनेक बलिदान दिए, परंतु आज हमने अपने देश को मजहब, जाति, संप्रदाय आदि में बांटकर उन बलिदानियों की लहू को कलंकित कर दिया। आज हमें जरूरत है एकजुट होने की। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम एक नहीं हैं, जिसके कारण हमारे देश को नक्सलवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि जैसी आंतरिक समस्याओं ने खोखला कर दिया है। यह समस्याएं केवल हमारी आपसी फूट की वजह से ही है। हमारे बटे होने के कारण विदेशी मुल्क फायदा उठा लेते हैं। यदि हम एक हो जाएं, तो हम बुरे से बुरे मुल्क भी सीधे हो जाएंगे। जिस प्रकार पांचों उंगलियों को मिलाकर बनाया गया पठार किसी को भी धूल चटाने के लिए काफी होता है, उसी प्रकार हम एक होकर दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्रभक्ति का उदाहरण जापान एवं इजराइल से लिया जा सकता है। जापान के विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को यह पढ़ाया जाता है कि जापान हमारा देश है, बौद्ध धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है, महात्मा बुद्ध हमारे आराध्य हैं। जो हमारे धर्म का अपमान करेगा हम उसे दंडित करेंगे, जो महात्मा बुद्ध का तिरस्कार करेगा हम उसे भी सजा देंगे। परंतु यदि स्वयं महात्मा बुद्ध सेना लेकर जापान पर आक्रमण करें तो हम उनका भी सिर काट डालेंगे। यहाँ मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो, तो तुम अपराधी हो। देशभक्ति से अभिप्राय भौगोलिक सीमा से तो है ही, अपितु मुख्य तौर पर हमारी संस्कृति यानी कि वैदिक संस्कृति की रक्षा एवं प्रचार प्रसार से है। देश की भौगोलिक सीमा राष्ट्र का शरीर, राष्ट्र के जन प्राण एवं संस्कृति आत्मा है। इस धरती की चप्पा चप्पा भूमि की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं मनवीर मधुर जी की चंद पंक्तियों द्वारा भारत के युवाओं से कहना चाहूंगी। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। जिस प्रकार आज हम अनेक खेल खेलते हैं, तो खेलों में भी एकता का सर्वाधिक महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी खेल में एक टीम में अनेक
अनेक जाति संप्रदाय के खिलाड़ी होते हैं, परंतु इसके बावजूद भी वह सभी एक होकर खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वह एक होकर नहीं खेलेंगे तो वह खेल हार जाएंगे। जैसे फिलहाल में ही ओलंपिक में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी विरोधी टीम के जबड़े से मेडल छीन लिया और 130 करोड़ देशवासियों को गौरव के पलों का सुखद अनुभव कराया। यह केवल एकता के बल पर ही संभव हुआ है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा देश एक मैदान है और हम सभी खिलाड़ी हम सिर्फ एक होकर ही इस खेल को जीत सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि देशभक्ति का सीधा सा मतलब है कि हम जो है जहाँ है वहीं से अपने कर्तव्य का ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालन करें। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएंगे तो हमारा देश वहीं से सशक्त बनना शुरू हो जाएगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, तो नुकसान सबका है। जय हिंद, धन्यवाद। राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार, प्रेम, समर्पण और उसके कल्याण के बारे में सोचना। राष्ट्रभक्ति किसी का रंग, रूप, धर्म, जाति देकर नहीं की जाती। राष्ट्रभक्ति आपकी कण कण में होनी चाहिए और वह किसी तारीख का मोहताज भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद को सच्चा राष्ट्रभक्त कहते हैं तो मुझे बताइए, क्या आपने कभी कचरे को सड़क पर नहीं फेंका है? क्या आपने किसी को रिश्वत नहीं दी है? अगर आपने इसमें से एक भी काम किया है तो मेरी बात मानिए, आपने अपने देश के साथ एक प्रकार की गद्दारी की थी। आप खुद को सच्चा राष्ट्रभक्त कैसे कह सकते हैं अगर आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं, अगर आप चोरी डकैती में शामिल हैं, अगर आप काले व्यापार में शामिल हैं या फिर आप आतंकवाद में शामिल हैं? मैं मानती हूँ कि जो सच्चा राष्ट्रभक्त होगा उसको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए यह बात जानकर कितने ही लोग उसके देश में भूखे सोते हैं और भूखे मर भी जाते हैं। कितने ही लोग चोरी डकैती में शामिल हैं, कितने ही लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, कितने ही लोग सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और कितने ही लोग बेरोजगार हैं और कितने ही लोग आतंकवाद का शिकार बन जाते हैं। आपको अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए किसी सैनिक या सरकार में होने की जरूरत नहीं है। आप अपना देश प्रेम एक आम नागरिक बनकर दिखा सकते हैं, जैसे कि ना ही रिश्वत लीजिए ना ही रिश्वत दीजिए, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में सहायक बनिए, क्योंकि भ्रष्टाचार हटेगा तभी हमारा देश उन्नति करेगा। अपने देश की प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दीजिए, क्योंकि वह सब बाढ़ पीड़ितों, बेरोजगार, गरीबों के काम आ सकता है। किसी भी गलत काम में मत पड़िए, क्योंकि हम में से ही कोई होता है जो आतंकवाद में शामिल हो जाता है। सड़क पर कचरा मत फेंकिए, अपने देश के प्राकृतिक साधनों को बचाइए, अपने देश की संस्कृति को बचाइए और कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल ना हो। भुखमरी और गरीबी को जड़ से हटाने में मदद कीजिए। अपने देश में होने वाले सभी अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए कि आपके हर एक कदम से फर्क पड़ता है। जय जवान जय किसान का नारा उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है, अपने देश के प्रति भक्ति दिखाई है। हमारे देश में 130 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो क्या ये राष्ट्रभक्ति का काम सिर्फ उन चंद लोगों का है? मैं मानती हूँ कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे तो ये भारत बदलेगा। अगर आपको राष्ट्रभक्ति राजनीतिक मूल्यों से दिखानी है तो सही सरकार चुनिए। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका हक भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। सिर्फ प्रधानमंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री का ही काम नहीं होता, आपके सहारे की और आपके कदम की भी जरूरत होगी उसमें, क्योंकि आपने सुना ही होगा बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आपको जीता जाता उदाहरण चाहिए राष्ट्रभक्ति का तो फिर उन कोविड वॉरियर्स को देखिए जिन लोगों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, अपना कर्तव्य और अपना फर्ज निभाया है। इस 15 अगस्त को मैं चाहती हूँ कि हम सब संकल्प लें कि हम उन वीर बहादुर जवानों का सर नहीं झुकने देंगे, क्योंकि पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और आज लड़ाई हमारे देश में ही पल रही बुराइयों के खिलाफ है। और सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं, हमें हर दिन एहसास होना चाहिए कि हम जिस भूमि पर रह रहे हैं वह कितने कठिन परिश्रम के बाद हम सबको मिली है।
जागरूकता फैलाइए, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाइए। उन सभी पोस्टर्स, नृत्य, संगीत, नाटक, भाषण, नारों के माध्यम से अपनी मातृभूमि, मातृभाषा और अपनी संस्कृति को बचाइए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जो फिक्र करेगा वही जिक्र करेगा। हम अपने भारत माता और अपने झंडे को कभी नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में बच्चों ने कड़ी मेहनत के साथ भाग लिया, जिसका प्रसारण अभी आपने देखा। इस प्रतियोगिता में प्रविष्टियों को हमारे निर्णायक मंडल ने बहुत ही बारीकी से देखा और परखा और सभी प्रतियोगियों की प्रस्तुति को वेशभूषा, विषय, मौलिकता के आधार पर अंक दिए। आइए देखते हैं हमारे निर्णायक मंडल ने किस प्रकार से सभी बच्चों की प्रस्तुतियों को देखा और निर्णय लिया। स्वतंत्रता दिवस की हीरक जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर आर्य संदेश टीवी द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था राष्ट्रभक्ति कैसे करें। इस पर हमें असंख्य प्रस्तुतियां प्राप्त हुई और बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। इस पर हमारे जजेस द्वारा 4 चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें प्रस्तुतिकरण, वेशभूषा, विषय और मौलिकता। इन्हीं 4 स्तंभों के आधार पर हमने इन बच्चों का परिणाम घोषित करने का प्रयास किया है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान उन बच्चों ने प्राप्त किया है जिन्होंने इन चारों बिंदुओं पर बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया। बच्चों की वेशभूषा, बच्चों का उच्चारण, बच्चों का जो भी विषय था उस पर बच्चे खरे उतरे हैं। बच्चों के हाव भाव, विषय और जिन्हें कंठस्थ याद था उनका हमने परिणाम घोषित किया है। लेकिन इन बच्चों में जो कमियां थीं, मैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी कि बच्चों को याद नहीं था, वो देख करके कोशिश कर रहे थे। दूसरा, जो उन्होंने क्लिप छोटी छोटी जो बनाई है, हमने इसमें समय का सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना था, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 मिनट का इसमें समय निर्धारित किया गया था और 2 कैटेगरीज में हमने बच्चों को यहाँ पर डिवाइड किया है। और इसमें देखिए 5 मिनट जो हमें बोलना था वो समय भी बहुत कम रहा बच्चों का, जो कि इसमें प्रथम 3 स्थान पर नहीं आ पाए हैं। काफ़ी बच्चों ने लिपसिंग की है। दूसरा, वीडियो को कट करके उसमें ऐड क्लिप्स किया है। अदर ऐप्स को उन्होंने यूज़ किया है, जिसमें कि 1-1 मिनट की वो साफ एकदम उसमें दिखाई दे रहा था कि बच्चे ने 1 मिनट की वीडियो बनाई, बोली और उसको वहाँ पर रोक करके फिर दोबारा से किया। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि पूरे 5 मिनट आपको लगातार उसमें बोलना है। तो वही हमने उनको इसमें ध्यान दिया है उन बच्चों को। और बच्चों ने पढ़ करके बोला है, वो साफ दिखाई देता है बेटा जब आप सामने पढ़ करके बोलते हैं। आपको कंठस्थ बिल्कुल याद रहना चाहिए जो भी आपका विषय है, और विषय से अलग नहीं जाना। विषय था हमारा राष्ट्रभक्ति कैसे करें, लेकिन बच्चे बोल रहे थे 15 अगस्त पर, किसी एक नेहरू जी पर, लक्ष्मीबाई पर। तो हमें ऐसे नहीं बोलना था, अपने विचारों को हमें प्रकट करना था। आप सभी ने देखा कि हमारे निर्णायक मंडल ने किस प्रकार बच्चों की परिस्थितियों को देखा और निर्णय लिया।
समय हो चुका है अब इस प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा का। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरुण वर्मा जी और श्री सुखबीर जी को कि वे विजेताओं की घोषणा करें। सभी महानुभावों को नमस्ते। इस वर्ष आर्य संदेश टीवी पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता का विषय रहा कि हम देशभक्ति कैसे करें। इस भाषण प्रतियोगिता में 2 वर्ग बनाए गए, एक 6 वर्ष से 12 वर्ष का और दूसरा 12 से अधिक वर्ष का। मुझे इस प्रतियोगिता के प्रथम वर्ग जो कि 6 से 12 वर्ष का है, उसके विजेताओं की घोषणा करने का कार्य दिया गया है। तो मैं घोषणा करता हूँ कि इस वर्ग में प्रथम विजेता ग्रेसी विक्रमादित्य दिल्ली से। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। द्वितीय विजेता सृष्टि गर्ग आदर्श नगर दिल्ली से। धर्म जाति की संकीर्णता से हटकर देश के विकास को महत्व देते हुए आगे बढ़ते हुए जाएं। सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और तृतीय विजेता उत्कर्ष धीर दिल्ली से आए हैं। 1857 का विद्रोह हमें राष्ट्रभक्ति की प्रथम झलक को दर्शाता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, लियाकत अली इलाहाबाद से, नाना साहेब कानपुर से और कुंवर सिंह बिहार से इत्यादि लोगों ने अलग अलग जगहों से अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति को दर्शाया है। प्रतियोगियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सांत्वना पुरस्कार भी 2 रखे गए हैं। एक सांत्वना पुरस्कार है संस्कृति गुप्ता सिरसागंज। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हालों की लंगोटी गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं जिस जिस्म की कितनी गोटियां चली गई, जिस जिस्म की कितनी गोटियां चली गई। दूसरा है वरेण्यम आर्य रांची। वफादारी देखी, अब हमारा क्रोध देखिए। यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी आने वाले कल के लिए। बंदूक बड़ी बेवफा होती है, कब किधर मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। मैं सभी प्रतियोगियों को बधाई देता हूँ। जिन्होंने पुरस्कार लिया उनको भी और जिन्होंने नहीं लिया उनको भी। बहुत बड़ा एक कार्य होता है कि प्रतियोगिता में भाग लेना। धन्यवाद। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 वर्ग बनाए गए थे। प्रथम वर्ग 7 वर्ष से 12 वर्ष आयु और दूसरा वर्ग 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग था। द्वितीय वर्ग में जो प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था राष्ट्रभक्ति किस प्रकार, इसमें जो प्रतियोगिता हुई बच्चों ने भाग लिया, जिसका प्रथम पुरस्कार ईसा शर्मा दिल्ली को प्रथम पुरस्कार जाता है। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए।
द्वितीय पुरस्कार देव्यांश बिष्ट, गाजियाबाद। दुश्मन की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। और तृतीय पुरस्कार साध्वी सादा, गया, बिहार। एक सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश और उसकी संस्कृति से प्रेम करता है और उसके निर्माण के लिए कुछ भी कर सकता हो। इसी वर्ग में जो सांत्वना पुरस्कार जाता है पिंकी आर्या, लखनऊ। कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और दूसरा सांत्वना पुरस्कार है नियति कटारा, सिरसगंज। राम जी के भक्त है ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इन सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। जिन भी बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है सभी बधाई के पात्र हैं। जिनको पुरस्कार नहीं मिला है उनको भी बधाई। और बच्चों के माता पिता, परिवार जिन्होंने इन बच्चों को इतना आदर्श संस्कार दिए जिसकी वजह से बच्चे इतना अच्छा पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेकर के बहुत सुंदर इन्होंने भाषण दिया, और इनको मैं पुनः बधाई देता हूं दिल्ली प्रतिनिधि सभा की तरफ से। और पुरस्कार विजेताओं को भी पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी को धन्यवाद। मित्रों, सर्वप्रथम सभी विजेताओं को आर्य संदेश टीवी की ओर से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सभी विजेताओं को श्री अनिल वीर आनंद जी की ओर से आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं श्री अनिल वीर आनंद जी के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि विजेताओं के उपहारों की घोषणा करें। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों में से कुछ बच्चों ने देश प्रेम के बारे में भाषण दिया। उन बच्चों में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज मेरी तरफ से उन बच्चों को परफ्यूम की भेंट स्वीकार। मेरी तरफ से सब बच्चों को शुभकामनाएं। आगे की तैयारी करें बच्चे, हम फिर मिलेंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही नहीं, सभी विजेताओं को आर्य संदेश टीवी की ओर से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और आर्य संदेश टीवी के सभी दर्शकों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आर्य संदेश टीवी आगे भी राष्ट्र को समर्पित और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ही कार्यक्रम लाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही कार्यक्रम के साथ और ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में। मुझे दीजिए आज्ञा। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।